खबर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज SIR को लेकर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया है और कहा है कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। SIR को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते हैं। एक बड़ा सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर दिया है। चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, ऐसा कहा गया है और यह भी बताया गया है कि SIR वैध है, इसमें कोई खामी नहीं है। इस सुप्रीम फैसले पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को राहत की सांस मिली है। बड़े लंबे समय से अटकलों का बाजार गर्म था कि SIR कई राज्यों में अवैध तरीके से इलेक्शन करवा रहा है। SIR के अंदर कई वोटर्स को काट दिया गया है, लेकिन अब इस सुप्रीम फैसले के तहत कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत चुनाव आयोग को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और यह भी कहा है कि प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, फेयर एंड फ्री तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं और ये जरूरी भी है। चुनाव आयोग को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी गई है और यह भी कहा है कि SIR गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत की सांस दी है और आज फैसला आया है और इस फैसले में कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं में खलबली मच गई है। हो सकता है कि वो अब इस फैसले को भी चुनौती दें, वो भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं SIR को लेकर कई अटकलों का बाजार गर्म था, कई बातें सामने आ रही थी कि SIR असंवैधानिक है, SIR को बैन कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, SIR वैध नहीं है, अवैध है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष का मुंह भी बंद होता नजर आ रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, ऐसा SIR के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। यह सुप्रीम फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। चुनाव आयोग को एक तरह से पूर्ण रूप से क्लीन चिट जो है SIR मामले में मिल चुके हैं, यानी कि अब जहां जहां इलेक्शन होंगे वहां SIR को लागू किया जा सकता है। उसी के तहत वोटर लिस्ट जो है बनाई जाएगी। अभी हाल ही में बंगाल चुनाव हुए थे, बंगाल चुनाव में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी और यह बताया गया था कई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कई वोटर्स का नाम काट दिया गया है। लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और क्लीन चिट मिल जाती है SIR को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग राहत की सांस ले रहा है और अब फ्री एंड फेयर तरीके से जैसे पहले इलेक्शन हो रहे थे वैसे ही आगे इलेक्शन होते रहेंगे। लेकिन कई सवाल यहां उठते हैं। विपक्ष में कई याचिकाएं जो हैं लगाई थी, जिनमें महुआ मोइत्रा शामिल थी, योगेंद्र यादव शामिल थे, कई NGO ने याचिका लगाई थी और ये बताया था कि कई जगहों पर, जिनमें हरियाणा मुख्य तौर पर शामिल है, बंगाल मुख्य तौर पर शामिल है, वहां से वोटर्स के नाम काटे गए हैं और ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा जहां जहां हार और जीत का अंतर कम होता है। लेकिन फिलहाल अब का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया है कि चुनाव आयोग क्लीन चिट मिल चुकी है, चुनाव आयोग अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए पूरी तरीके से प्रबद्ध है और आगे इसी तरीके से इलेक्शन कराए जाने चाहिए। SIR में कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी संदीप मिश्रा से लेंगे। संदीप, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, अब SIR को पूर्ण रूप से वैध करार कर दिया गया है। देखिए, वैधानिकता पे कभी कोई संशय नहीं रहा है। एक वैधानिक बाध्यता रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के तहत कि जब कभी भी कोई चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसके पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाना इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी बाध्य है और अगर इलेक्शन कमीशन उसमें असमर्थ रहता है तो उसको कारण भी बताना पड़ता है। तो ऐसे में वह कार्य जिसके लिए निर्वाचन आयोग बाध्य था करने के लिए, अगर वह कार्य निर्वाचन आयोग कर रहा है और उसके विरुद्ध विपक्षी लोग जाते हैं, तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है यही आना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को देख रही है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि संविधान या कानून से परे हो, बल्कि वो अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का ही निर्वहन कर रहा था। अच्छा संदीप, क्या इस फैसले को विपक्षी कई नेताओं ने याचिका जब डाली थी तब यही कहा था कि अवैध है, ये गैर संवैधानिक है, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है इस फैसले को भी अब सुप्रीम कोर्ट में?
नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आप गूगल करिए सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950। उसके क्लास 1 और क्लास 2 में संवैधानिक बाध्यता है, वैधानिक बाध्यता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो जो चीज कानून की किताब में लिखी हुई है उसकी वैधानिकता पर कोई सवाल कैसे उठाया जा सकता है तक कि पूरे के पूरे कानून को चैलेंज ना किया जाए। बिल्कुल। कहा जाए तो सीधे कहना चाहिए कि सेक्शन 21 इज नल एंड वाइड। अगर विपक्षी दल यह कहते हैं कि सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 जो है कानून सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है, तो शायद इस पर बहस हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जब वो कानून की किताब में है और उस काम को निर्वाचन आयोग कर रहा है तो निर्वाचन आयोग बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए संदीप हमारा शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के दिल लुटियन जोन में बसे उस एलीट क्लब पर इस वक्त घमासान मचा है जहां कभी ब्रिटिश अफसरों की महफिलें सजती थी, जहां आजादी के बाद देश के बड़े बड़े नौकरशाह, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति और सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरे सदस्य बने। 113 साल पुराना ये जिम खाना क्लब सिर्फ एक सोशल स्पेस नहीं माना जाता, बल्कि इसे लंबे समय से देश के पावर सर्कल का प्रतीक भी समझा जाता रहा है। कहा जाता है कि यहाँ की सदस्यता पाना आसान नहीं है, 30 साल लग जाते हैं यहाँ की सदस्यता पाने में, तब कहीं जाकर आप एलीट सर्कल का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अब देखिए, दिल्ली जिमखाना क्लब सरकार और अदालत के बीच एक कानूनी लड़ाई का केंद्र बन चुका है। केंद्र सरकार ने क्लब को परिसर खाली करने का नोटिस थमा दिया है और यही से शुरू हुई है वो कानूनी लड़ाई जो अब राजनीतिक बहस का रूप ले चुकी है। 2 सफदरगंज रोड पर फैली करीब 27 एकड़ की ये प्राइम सरकारी जमीन प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बेहद करीब स्थित है। सरकार ये दावा कर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक जरूरतें और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए अब इस जमीन को खाली कर देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्लब प्रबंधन का कहना है कि उसकी लीज केवल अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसका स्वरूप स्थायी, यानी कि अगर हम बात करें साफ शब्दों में तो परपेचुअल नेचर का था। क्लब से जुड़े लोग इसे सिर्फ जमीन का मामला नहीं बता रहे, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक संस्था की विरासत बता रहे हैं जिसकी सालों साल विरासत परिपूर्ण है, जुड़ी हुई है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली जिमखाना क्लब का ये जो विवाद बढ़ रहा है, जो सत्ता, शान और सवाल का विवाद है, ये आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ? ये क्लब कब्जा और कानून में कैसे तब्दील हो गया? हाईकोर्ट ने मंगल की तारीख तय की है मामले की सुनवाई के लिए, लेकिन सरकार का जो भी निर्णय है, देखिए जो सार्वजनिक जगहें हैं, जो सार्वजनिक स्थान हैं, काफ़ी कीमती हैं। ये एक एलिट क्लास के लिए ही, चंद लोगों के लिए तो नहीं बना है। उस जो सार्वजनिक स्थान है उसका उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए। आम जनता को भी उस जगह का उपयोग करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिमखाना क्लब जैसे जो इसके सदस्य हैं, ऐसा आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ये कुछ लोगों के कब्जे में है, कुछ लोग ही इसका फायदा। मैं जिमखाना क्लब का मेंबर 1972 से हूँ, यानी लगभग 54 ईयर से इसका मेंबर हूँ। दिल्ली जिमखाना क्लब जो एक हिंदुस्तान का, खास करके दिल्ली का एक आइकॉनिक जगह है और एक किस्म से हेरिटेज बिल्डिंग है। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल घोषित किया गया और 1913 में ही जिमखाना क्लब, जिसका नाम था इंपीरियल जिमखाना क्लब, बनाया गया। इसके मेंबर्स जो हैं पुराने प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स और कम से कम कई चीफ जस्टिस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और आर्मी के जनरल्स, एयर मार्शल्स, एडमिरल्स रह चुके हैं। वास्तव में ये क्लब जो है एक सबसे प्रेस्टिजियस क्लब है हिंदुस्तान का। लेकिन सरकार ने, LNDO के डिप्टी LNDO ने कल चिट्ठी लिखकर बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी एडवांस नोटिस के 600 लोगों की पीठ के अंदर एक किस्म से छुरा घोंपा है। मैं जिमखाना क्लब का मेंबर 19। तो कहीं ना कहीं ये विवाद अब सुर्खियां बटोर रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सत्ता, शान और सवाल, जिमखाना विवाद में आज हम इसी पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 अधिवक्ता जुड़ रहे हैं।
पहले हैं संदीप मिश्रा और दूसरे हैं तनुज दीक्षित। उनसे जुड़ेंगे, सीधा सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या क्लब की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्लब की जो संस्कृति है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी है। सबसे पहला सवाल मेरा तनुज दीक्षित से यही है, क्या जिमखाने क्लब की जो संस्कृति है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी हो रही है? तनुज। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो क्लब है, देखिए ये देश के इतिहास में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एक क्लब का भी क्लास होता है, एलिट क्लास, और देश के तमाम बड़े क्लबों में अपना स्थान रखने वाला दिल्ली का जिमखाना क्लब, जो कि 27 एकड़ से ज्यादा लैंड पर एस्टैब्लिश है और अब उसे सरकारी जमीन के साथ बताया जा रहा है कि वो जगह जो है उसको खाली कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्लब की तरफ से भी आपत्ति है कि संवैधानिक प्रक्रिया से खाली नहीं हो रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, और क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में ये स्पष्ट है कि कानूनी प्रक्रिया बिना मुआवजे के कोई भी जगह को खाली नहीं करवाया जा सकता है। तो ऐसे में जो हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और हाई कोर्ट के आदेश में ये बात बेहद स्पष्ट है कि क्लब की जो भी प्रोसेस हो वो संवैधानिक रूप से हो और नोटिस सर्व हो, उसके बाद ही उस तरीके से उसमें कार्रवाई की जाए। जी। अच्छा संदीप, हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, इस फैसले को लेकर याचिकाकर्ता जरूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, भी अपने मामले में सुनवाई करेंगे। 5 जून तारीख निश्चित की गई है। 1000 रुपए किराए में जो 27 एकड़ की जमीन हम बात कर रहे हैं जिमखाना क्लब की, क्या ये किसी तरीके का प्रिविलेज नहीं है एलिट संस्था को, एलिट ग्रुप को, एलिट सोसाइटी को? देखिए, कोई भी अपनी स्टेटस छोड़ना नहीं चाहता है रिंकी जी। और मैं अपने ही उदाहरण दे रहा हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बगल में इंदिरा गांधी जी ने बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाई थी, अम्यूजमेंट पार्क बनाया था जिसको अप्पू घर कहते थे जी। और अप्पू घर को सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण कर लिया। उसमें अधिवक्ताओं के पार्किंग बनी, अधिवक्ताओं के चेंबर बने, बैंक बने और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे काम उस जगह पे हो रहे हैं। तो अप्पू घर गया, अप्पू घर के लोगों का भी रोजगार गया होगा। राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय उपयोगिता से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती है। दूसरा मैं दे दूं नेहरू मेमोरियल का। भाई नेहरू मेमोरियल एक जगह थी जहां पे एक घर का राज था, वहां पे एक घर के ही सारी बातें चल रही थी। जब उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया तो देश के अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं सभी के इतिहास की बात हो रही है। तो एलिट क्लास जो दिल्ली का है, लुटियंस जोन में रहता है, वह चाहता है कि सस्ते में अगर एक क्लब की सदस्यता मिल रही है, कल को अभी इस क्लब का चार्ज अगर 5 स्टार होटल के बराबर कर दे जो चार्जेज होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, सस्ते में तो कहीं से क्लब नहीं मिल रहा। 30 साल लग जाते हैं सदस्यता ग्रहण करने में। इसके बाद जब हम इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे तो 30 सालों में भी आपको 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे वेटिंग लिस्ट में अपना नाम रखने के लिए। 7 से 8 लाख रुपए आम आदमी कैसे 7 लाख रुपए अफोर्ड कर पाएगा एक क्लब की सदस्यता के लिए? जी, मैं लीगल इश्यूज पे आ जाता हूं। देखिए, सत्ता हस्तांतरण जब 1947 में हुआ तो सारी शक्तियां या संपत्तियां जो कि ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश सत्ता के अधीन थी या प्रिंस के अधीन थी या क्राउन के अधीन थी, वो सारी भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति के अधीन हो गई। तो अगर यह लीज होल्ड करती है तो यह लीज भी आज की तारीख में लीज ओनर तो जो है भारत सरकार है, और भारत सरकार सेक्शन 4 अगर उस लीज एग्रीमेंट का इन्वोक कर रही है और राष्ट्रीय महत्व के लिए नहीं कर, राष्ट्रीय महत्व के लिए कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आपत्ति होनी चाहिए। और भारत सरकार ने तो एडमिशन दिया ना हाई कोर्ट के सामने आकर के कि बिना कानूनी प्रक्रिया के हम इसे खाली नहीं कराएंगे। जी बिल्कुल। तो इस पर शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। और रिहेबिलिटेशन की भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि 600 लोगों की नौकरियां सरकार एक समय में खत्म कर रही है, इनको रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा, दूसरे विभागों में डाला जाएगा। तो यहां से लोगों के अंदर यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है एक तरह से एलिट क्लास के द्वारा कि 600 लोगों की नौकरियां जा रही हैं। नौकरियां की नहीं जा रही, अगर सरकार ने कहा है तो सरकार उसको डेफिनेटली जो है लेकिन सरकारी सिस्टम है ना संदीप जी, बात तो वही आकर अटक जाती है। सरकारी सिस्टम है, इतनी जल्दी कहाँ नौकरियां उनको मिलेंगी। अच्छा तनुज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अभी कह रहे थे, हम मुआवजे की बात कर रहे थे, मेंबर्स इसके लगभग 5600 के करीबन हैं, तो क्या मेंबर्स को कोई मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी? वैकल्पिक व्यवस्था की जिस तरह से संदीप सर बात कर रहे हैं। देखिए, टोटल मेंबर्स तो लगभग 14,000 के ऊपर हैं, जिसमें से 5,500 इसके मेंबर्स होंगे और 27 से 30 लाइफ मेंबर्स होंगे जी। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो मुआवजा है ये क्लब को मिलता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्लब, अगर आप लैंड ले लेंगे
तो आप दूसरी जगह आपको एस्टैब्लिशमेंट क्या देंगे आप क्लब को? क्योंकि जैसा कि आपने अभी कुछ बयान में भी सुना जो आपके चैनल पे चल रहे थे, ये काफी पुराना और महत्वपूर्ण क्लब जी। है। कहीं बड़े, हम बात करें पूर्व देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इस तरीके के कई सारे सांसद, पूर्व मंत्री, करंट केंद्र के मंत्री, कई सारे लोग इसके सदस्य हैं। ये क्लब अपने आप में एक बहुत बड़ा हम कहेंगे एक केंद्र है जहां पर पे रोजाना लोग अपना समय व्यतीत करते होंगे। ऐसे में अगर आज क्लब की जमीन चले भी जाती है, जो कि लगभग 27 एकड़, मैं फिर से बता रहा हूँ 27 एकड़ लैंड है, जी। तो उसके एवज में क्या इतना भारी मुआवजा सरकार देगी? क्योंकि या लुटियंस दिल्ली का एक पॉश एरिया माना जाता है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही मीटर पर स्थित है ये। हाँ। या उनको दूसरे क्लब के लिए कोई लैंड प्रोवाइड करेगी, ये बेहद आवश्यक है। क्योंकि एक क्लब अपना इतिहास, अपना इतना बड़ा जो उसका क्लास एक जुड़ा हुआ है, एलिट क्लास, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इतने जी। सारे सदस्य, क्या वो सब धरोहर है ये। अस्तित्वहीन क्यों ना हो जाएंगे? जी, मायने लगता है। जी अच्छा संदीप, एलिट हम क्लास की बार बार बात कर रहे हैं, एलिट ग्रुप की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो सरकार क्या एलिट कल्चर के खिलाफ ये संदेश देना चाह रही है कि भाई हम वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, सरकार की निगाह में एलिट क्लास, आम आदमी, हर कोई एक बराबर है। जी। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर यह दिल्ली जिम खाना नहीं होता, किसी की गौशाला होती छोटे गरीब की, जिसके 4 जानवर बांधे जा रहे हैं वहां पे, और उधर से रेलवे ट्रैक निकालना होता या सेना का कोई प्रोजेक्ट होता, तो क्या इसी तरह हाय तौबा मचती? नहीं मचती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आते थे, मुख्यमंत्री आते थे, बड़े बड़े सेना के अधिकारी आते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अरे भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़ के, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बढ़ के, देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा से बढ़ के कोई चीज होती है? नहीं होती है। तो इन लोगों को तो आगे बढ़ के कहना चाहिए, वी आर रेडी टू हैंड ओवर दिस प्रॉपर्टी फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर नेशन। ज्यादातर इसमें तो सैन्य अधिकारी आते हैं, ब्यूरोक्रेट आते हैं, तो इनको तो आगे बढ़ के बोलना चाहिए, वी आर रेडी टू हैंड ओवर दिस प्रॉपर्टी, आवर प्राइम मिनिस्टर सेफ्टी इज मच कंसर्न, आवर प्रेसिडेंट सिक्योरिटी इज मच कंसर्न। तो इन सब बातों पर आप ये जिद छोड़िए, और भारत सरकार अगर आपको कहीं रिलोकेट करना चाहती है, लेकिन अब आपको क्या चाहिए ना, कि अपना जहां पे आपने प्रॉपर्टी बना रखी है उसी के नजदीक में आपको चाहिए कि आप आइए, सुबह की अच्छी अच्छी हवा में सांसें लीजिए, और मात्र महीने के 1000 रुपए या साल के 1000 रुपए आपको देने पड़े, आपकी जेब भी ढीली ना हो, और आप अपने आप को लोगों के सामने कह भी पाइए हम प्रेस्टिजियस ग्रुप के मेंबर हैं, प्रेस्टिजियस एलिट क्लास के मेंबर हैं। ये चीजें आपको क्यों चाहिए भाई? आप एक आम आदमी की तरह पैसा पे करके उस सुविधा का उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपको प्रिविलेज क्लास क्यों होना है? इस चीज का आप जवाब दीजिए ना। अगर आप इसके जिम खाना के उसमें हैं और आप लोगों को बहका रहे हैं कि नौकरियां चली जा रही, नौकरियां किसी की जाने वाले नहीं। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री इस चीजों का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के किसी प्रोजेक्ट को स्टॉल कर दें, रोक दें, तो निश्चित ही शायद आप सही नहीं है अपनी जगह पर। संदीप, इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है इन्हीं एलीट ग्रुप के सदस्यों ने। देखिए, प्रधानमंत्री जी का डिटर्मिनेशन होता है, मैं सीधे कहता हूं, अगर उन्होंने कोई चीज सोचा है तो डेफिनेटली करेंगे, और आप जितना भी होल्ला मचाएंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सीधा कह रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सुरक्षा, या हमारे जो विदेशी मेहमान भारत में आते हैं उनकी सुरक्षा का मार्ग, इन सभी से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। और ऐसी जगह पे अगर हमें जरूरत पड़ रही है, आज भारत का महत्व बढ़ा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय लोगों का, गेस्ट लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में सिक्योरिटी के हिसाब से हमें और एस्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत है। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत सरकार अगर अपना कोई निर्णय लेती है तो निश्चित ही मुझे नहीं लगता है कि अदालत से कोई राहत मिली, समय मिल सकता है जिम खाना को, लेकिन कहीं से भी इस कार्यक्रम को या प्रोग्राम को रोकने में सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा संशय है। अच्छा तनुज, क्या इसी मुद्दे को लेकर दूसरे हाई प्रोफाइल क्लबों और संस्थानों में भी अब कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ेगी? क्योंकि जिम खाना क्लब अगर टारगेट हो सकता तो साथ लगता गोल्फ क्लब क्यों नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहती है, देखिए सरकार के पास में तीनों राइट्स हैं, संवैधानिक पावर्स, एग्जीक्यूशन पावर्स, और सबसे महत्वपूर्ण कि उनको लग रहा है कि वो अगर देश की, उन्होंने जैसे रक्षा अवसंरचना की बात करी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करी, तो जब ये बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी संस्थाओं का अस्तित्व देश की इस शाब्दिक चीजों के आगे भी कुछ
मैटर नहीं करता है। लेकिन उन सब के बावजूद भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा एक गौरवपूर्ण इतिहास इस क्लब का है, इस क्लब को अगर आप वहां से हटा रहे हैं, वहां से हटाने में कोई, मुझे लगता है कि अगर ड्यू प्रोसेस से काम नहीं हो रहा है तो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस नहीं हो सकता, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होंगी, प्रॉपर लेजिटिमेट तरीके से उसको रिमूव, वहां से हटाने की प्रक्रिया होगी, तो उनको कोई जमीन आवंटित होना चाहिए या वो मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे वे आज के समय में क्लब अपना एस्टैब्लिशमेंट भले ही कम स्पेस पे लेकिन अच्छे तरीके से दिल्ली में कर सके। ये मेरा सोच है। अच्छा, इस पर परपेचुअल स्टेट की भी बात कर रहे हैं जिमखाना क्लब के जो संरक्षक करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो परपेचुअल स्टेट के मुताबिक चल रहा है, तो क्यों अब खाली करने की बात आ रही है, मांग क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, राज्य को या केंद्र को कभी भी किसी चीज के लिए अगर कोई डिमांड लगती है और वो अगर प्लेस उसकी है, देखिए दी हुई तो लीज पर है जी, लीज उसकी रिन्यू हुई होगी, और सरकार के पास में एग्जीक्यूशन के वन साइडेड पावर्स होते हैं कि उस लीज को कभी भी निरस्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसके कारण क्या है, और जैसा मैंने आपको बताया आर्टिकल 300A बहुत महत्वपूर्ण है। उनको मुआवजा मिले, मुआवजा ना मिले तो उनको उसके एवज में कहीं जमीन मिले, अन्यथा ये एक तरीके से एक वन साइडेड फैसला हो सकता है और ऐसे में वो उसकी अपील भी कर सकते हैं। जी। अच्छा संदीप, हम बार बार वीआईपी कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, 30 साल लग जाते हैं इसकी सदस्यता हासिल करने में, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल फिर आकर वही खड़ा हो जाता है कि अगर इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके कहीं और बिल्ड कर देते तो क्या तब आम आदमी ले पाएगा जिमखाना क्लब की मेंबरशिप? नहीं, देखिए, इस लोकेशन पे प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू या किसी भी क्लब की मेंबरशिप, सारी चीजें जो है उस लोकेशन पे बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जी, जगह मत होती है। अब सोचिए ना, लुटियंस जोन में प्रधानमंत्री आवास के आसपास, राष्ट्रपति भवन के आसपास और सारे ब्यूरोक्रेट के आसपास अगर आपको रहने का मौका मिलता है, घूमने टहलने का मौका मिल रहा है, अपना पार्टी करने का मौका मिल रहा है, वहाँ पार्टियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है केवल जिम का ही काम होता है। कभी उसको नोटिस भी दी गई है कि शराब का बिजनेस उसके अंदर चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। तो ये सब बातें जब आती हैं तो लगता है कि यह एलिट क्लास के एंजॉयमेंट करने की एक जगह बन गई है, और राष्ट्रीय महत्व में अगर कोई बात आ रही है तो इस प्रॉपर्टी को लेने में कोई हर्ज नहीं है, और सरकार ने उसी पावर को जो है एक्सरसाइज किया है यहाँ पर। और लोकेशन में निश्चित ही अगर इसको दूसरी जगह डाल दिया जाएगा तो शायद वह महत्व नहीं रहेगा जो आज की तारीख में है। इसका महत्व सिर्फ इसलिए है कि लुटियंस दिल्ली में है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी के अंतर्गत आता है, शायद इसीलिए इसकी वैल्यू है। अगर आप यमुना पार के किसी इलाके में भेज दें तो शायद इसकी वैल्यू आज की तारीख में वो नहीं रहेगी जो अभी है। बिल्कुल। अच्छा तनुज, बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसको शिफ्ट कर दिया गया या रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी आता है कि जिमखाना विवाद के बीच में जब दिल्ली कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, जब कभी भी सरकार की तरफ से अगर किसी भी संस्था को इस तरीके का लगता है तो वे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, और क्योंकि अब हाई कोर्ट ने इसमें एक ऑर्डर पास किया है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ही इस क्लब के पास में एक ऑप्शन के रूप में बचता है जहां पर वे अपनी एसएलपी फाइल करके आगे की सुनवाई करा सकते हैं। 5 तारीख से पहले ऐसा हो सकता है पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो वो कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई थी, क्लब की कंट्रोवर्सी जब ये चल रही है, तब कहीं ना कहीं 27 एकड़ को लेकर विवाद आ रहा है कि सिर्फ 1000 रुपए शुल्क किस तरह हो सकता है? सरकारी जमीन एलिट जगह पर है, लोडी गार्डन आसपास है, गोल्फ क्लब आसपास है, सिर्फ 1000 रुपया मासिक किराया, क्या ये बढ़ाया नहीं जा सकता था? खाली कराना क्या विकल्प था? मेरा सवाल ये है कि खाली कराना ही क्या विकल्प था? नहीं रिंकी, इसका ऐसा नहीं, केवल ये एकमात्र विकल्प नहीं था। सरकार अगर चाहती तो इसके अंदर उनसे पेनल्टी टैक्सेस के रूप में ले सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए, जब मैंने आपसे कहा लीज की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लैंड, और पहले इसको लीज पे दिया होगा, उस जमाने में 1000 रुपए की वैल्यू भी बहुत होती होगी, जब शायद 115 या 120 साल पहले इसको दिया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसको समय के साथ अगर अपग्रेड करते रहते, प्लस जो भी उनको चाहिए उस हिसाब से लेते, तो निश्चित रूप से समय के साथ काफी चीजें हो सकती थी। लेकिन आज वो मुझे नहीं लगता कि उस ऑप्शन की तरफ गए। अन्यथा जिस तरीके से दिल्ली उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो इस तरीके से नहीं आता। जी। तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों अधिवक्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया।
सवाल अब सिर्फ एक क्लब का नहीं है, बल्कि सरकारी जमीन, राष्ट्रीय सुरक्षा और वीआईपी संस्कृति का बन चुका है। हालांकि क्लब के सदस्यों के लिए फिलहाल ये एक राहत भी है कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार